गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। चलिए और आगे काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु HCl से अभिक्रिया नहीं करती। तनु डाइल्यूट, ठीक है, एक होता है तनु और एक होता है सांद्र। याद रखना, तनु और एक होता है सांद्र। तनु अम्ल और सांद्र अम्ल। तनु मतलब हल्का पतला, सांद्र मतलब गाढ़ा। अम्ल यदि अम्ल में पानी की मात्रा कम है तो सांद्र होता है, और सांद्र अम्ल में थोड़ा पानी मिलाया तो तनु बन जाता है। समझ गए? ये डाइल्यूट एसिड और कंसंट्रेट या कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। ठीक, अब भाषा भी समझनी है ना कि प्रश्न में लिखा तो मतलब क्या है। अब आप देखो, प्रश्न आपका क्या है। प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी धातु तनु HCl से अभिक्रिया नहीं करती। अब ऐसे प्रश्नों के लिए मैं आपको कल भी ये बात बता रहा था कि आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी पड़ेगी। सबसे अधिक रिएक्टिव पोटेशियम है। कॉपी में लिखोगे, कॉपी में लिख के उनके नाम में लिखोगे, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, एक एक करके बोल रहा हूं, ऐसे लिखना कॉपी में। मैग्नीशियम, Mg के आगे मैग्नीशियम, Al के आगे एल्यूमिनियम, Zn के आगे जिंक, Fe के आगे आयरन या लोहा लिख देना। ठीक, Pb के आगे लेड, ठीक हो गया। H के आगे हाइड्रोजन, Cu कॉपर, Mg मैग्नीशियम, Ag सिल्वर, Au गोल्ड सोना और Pt प्लेटिनम। ऐसे लिख देना और याद करना इसको। ठीक हो गया। अब इस रिएक्टिविटी सीरीज से इस प्रश्न का उत्तर देंगे, कौन धातु तनु HCl से अभिक्रिया नहीं करती। यहां पर देखो आप, HCl जो है ना, HCl देखो, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कई बार अम्लों के नाम पूछ देते हैं आपको। अम्ल कौन हुए? एक अम्ल आपका HCl हुआ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिड, ठीक है। एक है आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। तीसरा लिख रहे हो HNO3 नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल। तो ये अम्लों के नाम याद रखना, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, H2SO4, HNO3, ठीक हो गया। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तनु HCl से अभिक्रिया नहीं करती। कौन सी धातु बल इनमें से, ये जो चार दे रखे ना आपको, ये जो चार धातुएं दी हुई हैं, इनमें से कौन HCl से क्रिया नहीं करेगा। ठीक है। आपने एक समीकरण ये भी पढ़ा होगा, Zn plus 2HCl इज इक्वल टू ZnCl2 प्लस H2। ऐसी एक अभिक्रिया पढ़े आपने। हाइड्रोजन गैस हल्की होती तो ऐसा चिन्ह भी लगाते हैं, ठीक है। Zn ने क्या किया, प्रतिस्थापित कर दिया हाइड्रोजन को, ठीक है। Zn ने ZnCl के साथ, मतलब यहां से Cl उसने हटा दिया, प्रतिस्थापन हो गया, तो इसके साथ आगे अपने साथ ले गया ZnCl2 और H2 बच गया हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि Zn रिएक्टिव सीरीज में ऊपर है। Zn कहाँ है? Zn ऊपर है देखो, और हाइड्रोजन यहाँ नीचे है, देख रहे हैं आप। तब जाकर के ये हटा पाया। हाइड्रोजन की एक्टिविटी, क्रियाशीलता कम है, ये क्रियाशीलता श्रेणी है। ये आप इसको क्रियाशीलता श्रेणी भी कह सकते हैं। जिंक ज्यादा क्रियाशीलता है, सबसे ज्यादा क्रियाशीलता किसकी है? सोडियम की, फिर पोटेशियम की, फिर सोडियम की, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये। तो यहां पर जिंक की क्रियाशीलता ज्यादा थी और हाइड्रोजन की कम थी, तो ये हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन था, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना ना, हाइड्रोजन और क्लोरीन। पर हाइड्रोजन की क्रियाशीलता कम है, तो जैसे Zn के साथ उसकी रिएक्शन कराई, उसने Cl2 को इससे हटा दिया।
क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा क्रियात्मक है। ठीक है, ऐसे आपने यहाँ भी देखना है। अब Mg देखो, Mg की HCl के साथ रिएक्शन होगी नहीं होगी? देखो H तो यहाँ है और Mg कहाँ है? Mg देखो कितना ऊपर है। ठीक है, तो Mg भी रिएक्शन करेगा, MgCl2 बना देगा। Al एल्यूमिनियम देखो, एल्यूमिनियम भी H से ऊपर है ना, तो वो भी इस HCl से अभिक्रिया करेगा। ठीक, फिर है आयरन Fe, देखो Fe भी कहाँ है? ये H से ऊपर है, ये भी HCl से अभिक्रिया करेगा। परंतु जो Cu जो है लास्ट वाला कॉपर, ये H से नीचे है। ठीक है, तो तनु तनु मतलब हल्का अम्ल से ये अभिक्रिया नहीं करेगा, क्योंकि Cu की रिएक्टिविटी क्रियात्मकता H से कम है, इसलिए Cl को नहीं हटा पाएगा। इसलिए ये वाला आपका सही उत्तर है। ठीक है, Cu तनु HCl से अभिक्रिया नहीं करेगी, क्योंकि कॉपर की क्रियाशीलता हाइड्रोजन से कम है। समझना कि प्रश्न, तो जिस बच्चे को रिएक्टिविटी सीरीज याद होगी उसने उस पेपर में दोनों के दोनों सवाल कर दिए होंगे। एक वो भी था ना करो ZnSO4 वाला, वो भी तो था वहाँ, H2SO4 के साथ Zn की क्रिया हो तो ZnSO4 + H2 ऐसा देख रहे थे ना वहाँ, तो वहाँ भी रिएक्टिविटी सीरीज जिस बच्चे को ये याद है श्रेणी, उसके 2 सवाल वहाँ सही हो गए। तो इसको आप याद रखें, इस साल भी इससे संबंधित प्रश्न आएंगे। ठीक हो गया। अब देखो 1-2 खास बातें लिखवाता हूँ आपको, कुछ प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहे विज्ञान के। ठीक है, अब रिएक्टिविटी सीरीज तो आपने कर दिया ना, ये तो आपने कर दिया। अब मैं एक दो बातें लिखवाता हूँ आपको। देखिए, आप इस बात को जानो कि रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर कौन है? सबसे ऊपर कौन है? के है ना, पोटेशियम है, आपका है ना सोडियम। सबसे ऊपर पोटेशियम है और उसके बाद है सोडियम। ठीक है, तो ये इतना अधिक क्रियाशील है कि ये हवा से भी नमी लेकर के इनमें आग लग जाती है। तो कुछ बातें याद रखो, उनको याद भी कर लेना। सोडियम और पोटेशियम के मतलब पोटेशियम तथा Na सोडियम के पोटेशियम तथा सोडियम, ठीक है, को नमी से बचाने के लिए नमी से बचाने के लिए मिट्टी के तेल के अंदर कैरोसिन ऑयल, ठीक है, मिट्टी के तेल को क्या बोलते हैं? कैरोसिन ऑयल, मिट्टी के तेल के अंदर रखते हैं। कैरोसिन मिट्टी के तेल के अंदर रखते हैं। कैरोसिन ऑयल के अंदर, मिट्टी के तेल के अंदर वहां रखे रहता है वो, कि हवा के संपर्क में ना आए, हवा पानी के संपर्क में ना आए। ठीक है, एक बात। दूसरा, फास्फोरस भी फास्फोरस बच्चों इतना रिएक्टिव है ये भी कि जब ये वायुमंडल के संपर्क में आता है तो इसमें आग लग जाती है। तो फास्फोरस को भी बचाया जाता है किसी वायुमंडल से। वो जैसे हवा में ऑक्सीजन से संपर्क उसका होता है, उसमें वो आग पकड़ लेता है। ठीक है, तो फास्फोरस को कहाँ रखते हैं? इसलिए हवा से उसका संपर्क ना हो, उसको पानी के अंदर रखते हैं। फास्फोरस को पानी के अंदर सुरक्षित किया जाता है, इसको याद रखो, सुरक्षित किया जाता है, क्योंकि ये मॉइस्चर से नहीं, पानी से नहीं, हवा से, ये ऑक्सीजन के जैसे संपर्क में आएगा, इसमें आग लग जाती है बच्चों।
ठीक है, फास्फोरस। फास्फोरस को पानी के अंदर सुरक्षित किया जाता है। पोटेशियम और सोडियम को मिट्टी के तेल के अंदर रखते हैं, कैरोसिन ऑयल के अंदर। ठीक हो गया। तीसरी बात देखिए, कमरे के तापक्रम पर, कमरे के तापक्रम पर, कमरे के तापक्रम पर मरकरी, मरकरी, पारा, उसका संकेत है Hg। मरकरी को Hg से बोलते हैं। मरकरी, कमरे के तापक्रम पर मरकरी पारा द्रव अवस्था में मिलता है। कमरे के तापक्रम पर मरकरी धातु, ठीक है, इसको धातु भी लिखिए। कमरे के तापक्रम पर मरकरी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में रहती है। देखो ये प्रश्न क्या है, प्रश्न आता है कि उस ठोस का नाम बताइए जो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में होता है। तीन अवस्थाएं होते हैं ना पदार्थ के, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस सॉलिड, जैसे पानी का बर्फ बन गया ठोस। द्रव, पानी आप पीते हैं वो द्रव है। गैस, भाप बन रही है। ठीक है ना। तो इन जनरल आप देखेंगे सभी धातुएं ठोस होती हैं। धातु मतलब आप आयरन देखिए, लोहा ठोस है। आप कॉपर देखिए ठोस है। आप एल्यूमिनियम देखिए ठोस है। तो धातुएं जितनी भी हैं वो सब क्या हैं, कमरे के तापक्रम पर ठोस हैं। पर एक धातु ऐसी है, कौन सी, मरकरी, पारा, ये धातु है। ठीक है, वो किस अवस्था में होती है, द्रव अवस्था में होती है। तो उस धातु का नाम बताइए, जो ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि उस धातु का नाम बताइए जो कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में होती है। उस धातु का नाम क्या बोलेंगे, पारा, मरकरी। ठीक है, Hg। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब आप देखिए इसके बाद एक बात और आपको दिखा देता हूं। देखिए कुछ चीजें खास आपको वैसे याद रखनी है ना, जीके की तरह। एक तो किताब का तो सब तैयार करेंगे ही। कमरे के तापक्रम पर, कमरे के तापक्रम पर एक अधातु, कमरे के तापक्रम पर एक अधातु ब्रोमीन, कमरे के तापक्रम पर एक अधातु, ब्रोमीन क्या होता है, ब्रोमीन का क्या होता है, नॉन मेटल, कमरे के ताप और नॉन मेटल, सॉलिड या गैस, सॉलिड गैस, क्यों वही है। हाँ दर्शक देखिए, मैं आपको दिखा रहा था, कमरे के तापक्रम पर एक अधातु, उसका नाम है ब्रोमीन, ब्रोमीन, Br, कैपिटल बी स्मॉल आर। कमरे के तापक्रम पर एक अधातु ब्रोमीन द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में रहता है। अब अधातु क्या हुई, अधातु आपका जैसे, अधातु आपका क्लोरीन है, क्लोरीन अधातु है। ठीक है, कार्बन को भी आप अधातु के रूप में लिखते हैं। धातु और अधातु तत्वों का वर्गीकरण होता है ना, धातु और अधातु। तो कमरे के तापक्रम पर एक अधातु ब्रोमीन द्रव अवस्था में मिलती है। नहीं तो अधातु या तो ठोस है या गैस के रूप में, जैसे हाइड्रोजन गैस है, अधातु है। ऑक्सीजन गैस है, अधातु है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस है, अधातु है। तो या तो ठोस में है या किसमें है, गैस में है। द्रव अवस्था में केवल एक होती ब्रोमीन, अधातु, अधातु है नाम। ठीक है, धातु और अधातु की कई विशेषताएं आपने पढ़ी। धातुओं को आप स्ट्राइक करेंगे तो उनमें आवाज आती है।
ठीक है, जैसे लोहे के पीस पे आप लगाएंगे तो उस पर आवाज़ आती है, ठीक है, अधातु पे नहीं आएगी। तो विशेषताएं आपने पढ़ी है ना धातु और अधातु की। तो कमरे के तापक्रम पर एक अधातु ब्रोमीन द्रव अवस्था में ब्रोमीन द्रव अवस्था में रहती है, और धातु कौन रहते हैं द्रव अवस्था में? Hg, मरकरी, पारा, ठीक है। बाकी सभी धातुएं आपके ठोस हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा, ठीक हो गया आपको। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें अलग सा दिखा दिया आपको, याद रखना। कई बार होता है कि ऐसे प्रश्न जो एक सामान्य जानकारी के प्रश्न होते हैं वो कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए एक प्रश्न और देखते हैं। अब आपको मैंने कह रखा है कि प्रत्येक दिन आप 10 विज्ञान के ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब जिनका उत्तर एक लाइन में या एक शब्द में होता है, ऐसे 10 प्रश्न रोज आप ग्रुप में लीजिए याद करके, ठीक है। 10 प्रश्न विज्ञान के और 10 प्रश्न सोशल साइंस के, ठीक है। ये करना है आपने, जब आप याद करेंगे तब जाके होगा। क्वेश्चन नंबर 72, प्रश्न संख्या 72, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। एक प्रश्न ये था। तो आप सब तैयार करने हैं, आपको किताब पढ़नी है पूरी, तब होगा काम। नंबर 1 पॉलीथीन, ठीक है, पहला विकल्प पॉलीथीन। दूसरा विकल्प है नायलॉन, तीसरा विकल्प है बेकेलाइट, ठीक है बच्चों, और चौथा विकल्प है पीवीसी। अब आप देखो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं बच्चों, जो प्लास्टिक एक बार अपना आकार लेकर के दोबारा गर्म होने पे उसका आकार में चेंज नहीं होता, वो आपका प्लास्टिक, इसी उसका नाम प्लास्टिक है। दो चीजें होते हैं, इलास्टिक और प्लास्टिक। इलास्टिक और प्लास्टिक ये भौतिक विज्ञान में पढ़ाई जाती है चीजें। इलास्टिक और प्लास्टिक। इलास्टिक क्या हुआ, जैसे रबड़ है, आपने खींचा फिर वैसे हो गया, आपने रबड़ को खींचा और छोड़ा फिर वैसे हो गया, तो ऐसे वस्तुओं को बोलते हैं इलास्टिक। प्लास्टिक क्या हुआ, प्लास्टिक में यदि शेप उसने एक बार ले लिया तो फिर वो डिफॉर्म नहीं होता, ठीक है, उसके शेप को आप परिवर्तित नहीं कर सकते, ठीक है दोस्तों। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मतलब टेम्परेचर से एक बार आपने उसको डाल दिया किसी सांचे में, किसी रूप में, तो अब उस पर गर्मी का असर नहीं होगा। वो कौन सा प्लास्टिक है इनमें से, ठीक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का कौन सा उदाहरण है। अब आप देखो पॉलीथीन क्या है। पॉलीथीन आपने जरा सा भी उसको आग दिखाई तो बिल्कुल हो जाती है ना, वो तो बिल्कुल आकार चेंज कर लेती है, ये नहीं है। नायलॉन की रस्सियाँ होती हैं, आपने देखा होगा, ठीक है, बांधने के लिए भी काम आती हैं, तो आग के संपर्क में आएंगे तो बिल्कुल आग लग जाएगी। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये मैंने कल भी बताया था। पीवीसी के पाइप होते हैं बिजली के तारों को, बिजली के तार उस पाइप के अंदर से जाते हैं जो घरों में फिटिंग होती है। देखा होगा आपने, बिजली वाले जब घरों में फिटिंग करते हैं ना, तो प्लास्टिक के पाइप रहते हैं उनके पास, वो पीवीसी के बने रहते हैं, ठीक है, उसमें भी आप लगाएंगे आग तो भी जल जाएगा। एक होता है बेकेलाइट, ये भी आपको याद रखना है। घरों में जो स्विच होते हैं, स्विच ऑन ऑफ के स्विच नहीं होते हैं, स्विच जो होते हैं बच्चों वो बेकेलाइट के बने रहते हैं। बेकेलाइट एक ऐसा प्लास्टिक है जो अधिक से अधिक गर्मी को सहन कर लेता है, उसे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, जरा सा भी गर्मी बढ़ी, और जैसे पॉलीथीन में जरा गर्मी बढ़ी, आप जरा आग के नजदीक ले जाओ तो कैसे हो जाती पॉलीथीन। पर बेकेलाइट ऐसा प्लास्टिक है
उस पर गर्मी का असर जल्दी नहीं होता। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण आपका कौन सा हो गया? बैकेलाइट। और बैकेलाइट मैंने आपको बता दिया कि बिजली के स्विच आदि बैकेलाइट से बनते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आप प्रश्न तैयार करिए। मैं आपको कह रहा हूं 10 प्रश्न आप किसके? एसएसटी के, और 10 प्रश्न विज्ञान के, ऐसी एक एक नंबर वाले वो डेली याद करके हर ग्रुप में डालें। बहुत कम बच्चे काम दे रहे हैं, या तो प्रशांत भेज रहा है, ठीक है, और कल 1-2 बच्चों ने और भेजा था। ठीक है ना, तो काम करो बेटा, जब आप पढ़ोगे तभी जाके तो होगा। अब पेपर आपका नवंबर में होना ही होना है। कोई बच्चा पूछ रहा था कि होगा पेपर कि नहीं, क्यों नहीं होगा? ठीक है, हो जाएगा, पेपर तो होगा। पेपर सारे पेपर हो रहे हैं। आज नीट का पेपर हो रहा है, ठीक है, इससे पहले जेईई के पेपर हो गए, ठीक है, इससे पहले एनडीए का पेपर भी हो गया। तो सब पेपर होते रहे हैं बच्चों के, तो आपका क्यों नहीं होगा? इसलिए आप तैयारी अपनी बराबर रखिए। और मैंने तैयारी का तरीका बता दिया। गणित जो किताब में, कक्षा 8 की किताब है गणित की, जितना पढ़ा दे वो सब तैयार करो। नहीं आता है तो आप ग्रुप में डालिए प्रश्नों को। ठीक हो गया? और विज्ञान और सामाजिक विज्ञान आप तैयार इस ढंग से करो। 10 प्रश्न आपने तैयार करते तो बहुत। ठीक है, ठीक है, फिर बाय बाय।